हाँ, सो स्टूडेंट आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लिटरेचर के बैकग्राउंड का मीन क्या है। इंग्लिश लिटरेचर के बैकग्राउंड का मतलब हमारे पास जब दिमाग में आता है दैट इज ब्रिटेन। फाइंड दैट। जब आप ब्रिटेन को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो ब्रिटेन का हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू लिटरेचर में क्या मार्क करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन का मेनली लिटरेचर किन कंट्रीज से आता है, तो कंट्रीज हैं हमारी 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो आपको पर्टिकुलरली ये बताएंगी जो लिटरेचर 6th सेंचुरी से स्टार्ट होगा और लिटरेचर अभी तक प्रेजेंट होके आएगा। वो है 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इटालिया, then France, and after that fine. So in English literature we have the first of all the important nation that is Britain. ब्रिटेन का लिटरेचर जब हम स्टडी करते हैं हाउ इट वाज स्टार्टेड, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो हमारे पास 3 मेजर नेशंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट 3 नेशंस बिहाइंड द कवरेज ऑफ लिटरेचर इन ब्रिटेन, तो हमारे पास 3 है, इटालिया, फ्रांस एंड जर्मन। फाइन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रिलीजियस कंसेप्ट लिटरेचर इन इंग्लैंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लैंड में रिलीजियस कंसेप्ट कहां से आता है, दैट इज इटालिया। फाइन। इससे पहले हम एक चीज जान लें कि क्रिश्चियनिटी जो है स्टूडेंट ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहली है कैथोलिक, दूसरी है प्रोटेस्टेंट। पहली है कैथोलिक और दूसरी है प्रोटेस्टेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सो वी हैव कवर्ड 3 क्वेश्चंस ओवर हियर। कौन से 3 क्वेश्चन हमने कवर किए? इंग्लिश लिटरेचर का रूट जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है दैट इज ब्रिटेन। फाइंड दैट। उसमें अमेरिका नहीं आता, उसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं आता, उसमें हमारे पास कनाडा या साउथ अफ्रीका या इंडिया नहीं आता। फाइन। उसका भी एक रीजन है। अगर ब्रिटेन का बैकग्राउंड लिटरेचर में पूछा जाता है कहां से आया है, तो 3 इंपॉर्टेंट नेशन से आता है। पहला है इटालिया, दूसरा है फ्रांस और तीसरा है जर्मन। फाइन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटालिया को हम इंग्लिश लिटरेचर में स्टडी क्यों करते हैं, तो जो आपके पास मैथोलॉजिकल और रिलीजियस लिटरेचर आता है, जो आपके पास मैथोलॉजिकल और रिलीजियस लिटरेचर आता है वो आता है इटली से। पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा हमसे पूछा जाता है कि क्रिश्चियनिटी कितने पार्ट में डिवाइडेड है। सो क्रिश्चियनिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पहला कैथोलिक्स एंड दूसरा प्रोटेस्टेंट। पहला कैथोलिक एंड दूसरा प्रोटेस्टेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैथोलिक का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट देखो ध्यान रखना, कैथोलिक जो लिटरेचर आपके पास आता है वो स्पेशली रोमन कैथोलिक से बिलोंग करता है। अब रोमन कैथोलिक कौन है? रोमन कैथोलिक वो है जो इटालिया में रोम में वेटिकन सिटी से बिलोंग करते हैं। राइट। यहाँ पे हमारे जो क्रिश्चियनिटी के सुप्रीम बॉडी है मतलब पोप, वो होते हैं वेटिकन सिटी। फाइन। तो कैथलिक्स के फीचर्स अगर आपसे पूछे जाते हैं तो क्या है? कैथलिक्स वर नैरो माइंडेड। अब उनके अपोजिट्स आपसे पूछा जाता है कि फिर प्रोग्रेसिव कौन थे, तो प्रोटेस्टेंट। फिर आपसे पूछा जाता है कि एजुकेशन में कौन बिलीव रखते थे, तो प्रोटेस्टेंट। अगर आपसे पूछा जाता है कि कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट में डिफरेंट क्या होता है, तो कैथलिक्स जो है दे बिलीव हाईली इन गॉड, they have no progressive future. Find that. Second, अगर आप इसका सोर्स स्टडी करते हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ करप्शन। व्हाट इज दैट? इज करप्शन। क्लियर। उसके अपोजिट जब आप प्रोटेस्टेंट पे आते हैं, प्रोटेस्टेंट आर फार साइडेड, प्रोटेस्टेंट आर प्रोग्रेसिव एंड प्रोटेस्टेंट आर बिलीविंग इन एजुकेशन। रिमेंबर, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप क्वीन एलिजाबेथ की डायनेस्टी में पहुंचोगे 1558 टू 1603, तो ये क्वेश्चन वहां पे बहुत एमर्ज करेगा। फिर से एक बार सुनिए, इटालिया से हमारे पास आती है रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ इंग्लैंड इन लिटरेचर। फाइन। जो मैथोलॉजिकल रूट को भी कंडक्ट करता है। जितने भी पोएट्स हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं, भले वो 13th सेंचुरी से स्टार्ट होकर प्रेजेंट में आते हों, फाइंड दैट, या हम 13th सेंचुरी से 64 से स्टार्ट होकर
हम टी.एस. एलियट तक पहुंचते हो या विलियम वर्ड्सवर्थ तक पहुंचते हो, सबने इस कंसेप्ट को कहीं ना कहीं गेन किया है। अब इतालिया से पॉइंट निकलता है, ये कैथोलिक रिलीजन दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्रिश्चियनिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। कैथोलिक्स जो होते हैं दे आर जस्ट द deep and the devout follower of the religion. दूसरी ओर प्रोटेस्टेंट आपसे पूछे जाते हैं, they are believing in modernity, they are believing in progress and they are believing in far-sightedness. Clear or not clear? Fine. इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड, दैट इज फ्रांस। देखिए स्टूडेंट, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहाँ से आई है, इंग्लिश लिटरेचर में, इट मीन्स ब्रिटेन में, फाइन, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहाँ से आई है, तो वो आई है फ्रांस से। आप एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लैंड किन दो कंट्रीज से वॉर करता था और किन दो कंट्रीज से शादियां करता था, तो वो दो इंपॉर्टेंट कंट्री है फ्रांस एंड स्पेन। फ्रांस एंड स्पेन, भूलिएगा नहीं इस चीज को, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सो इफ द क्वेश्चन इज देयर, व्हाट द टू नेशंस टू विच ब्रिटेन was used to be get marriage or to be nuptial ceremonies and war, that the two countries are France and Spain. Clear? Find that. अब आपसे यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, कि क्या स्टैंडर्ड लैंग्वेज का मतलब इंग्लैंड में फ्रेंच है? इट्स राइट। ऐसा क्यों है? ध्यान रखिएगा, जितने भी डिप्लोमेटिक्स है, जितने भी रॉयल्स हैं, जितने भी पोएट्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, दे यूज टू स्पीक इन फ्रेंच। क्लियर? ध्यान रखिए। सो द इटालिया बिलोंग्स टू रिलीजियस कंसर्न एंड द फ्रांस बिलोंग टू द डिप्लोमेटिक कंसर्न। इटालिया बिलोंग्स टू द रिलीजियस कंसर्न and France belong to the diplomatic. Clear? Fine. अगर आपसे पूछा जाता है कि जॉफ्रे चौसर की तीन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज क्या है, तो जॉफ्रे चौसर की तीन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इटालिया, लैटिन एंड इंग्लिश। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद आता है हमारे पास जर्मन। जर्मन ने इंग्लैंड को कैसे इंक्लूड किया? ट्राइबल वे पे। ध्यान रखिएगा, कैसे इंक्लूड किया? ट्राइबल वे पे। अब स्टूडेंट, ट्राइबल्स क्या होते हैं? बिवेयर रहिए, वेट फॉर ट्राइबल वे पे। अब ट्राइबल्स क्या होता है स्टूडेंट? ट्राइबल मतलब आदिवासी। तो जो जर्मन्स थे, इन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड को एक ट्राइबल बेसिस पे कंक्यूर किया। यहीं से आपके पास इंग्लिश की फर्स्ट जो पोम आएगी वो आएगी, दैट इज बियोवुल्फ वुल्फ। रिमेंबर, इट वाज द फर्स्ट लैंग्वेज एंड पोम which was written by German aspect. आप ध्यान से एक बार समरी ले लीजिए और ध्यान रखिए, इंग्लिश लिटरेचर का मतलब है ब्रिटेन। फाइंड दैट। ब्रिटेन में लिटरेचर कहाँ से आता है? ब्रिटेन में लिटरेचर तीन नेशन से आता है, पहला है इतालिया से, दूसरा है फ्रांस से, तीसरा है जर्मनी से। आपसे पूछा जाता है इतालिया का मतलब क्या है, तो इतालिया का मतलब है क्रिश्चियनिटी, जो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुई। क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। बिवेयर रहिएगा, एक एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे लिटरेचर का बेस रहता हुआ चलेगा। इसके बाद आप आइए, फिर हमें पता चलता है कि कैथोलिक्स के फीचर्स क्या है। कैथोलिक्स के फीचर्स हैं हमारे पास, ये फार साइटेड नहीं है, दे आर नॉट बिलीविंग इन एजुकेशन, somehow and somewhere they were indulged in corruption with the help of church. क्लियर? दूसरी चीज हमारे पास आता है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट कौन है? प्रोटेस्टेंट वो है जो कि फार साइटेड होते थे, डेवलप्ड होते थे और प्रोग्रेसिव होते थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटेस्टेंट का ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल क्या है इंग्लिश लिटरेचर में, अगर आपसे पूछा जाता है प्रोटेस्ट का ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल क्या है इंग्लिश लिटरेचर में, तो बिवेयर रहिएगा, जो एक ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है वो है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हु स्टार्टेड हर रूलिंग पीरियड from 1558 to 1603, from 1558 to 1603।
अब उसके बाद हमारे पास आता है फ्रांस। फ्रांस का रोल हमारे पास क्या आता है, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड दो ही कंट्रीज से नैप्शियल सेरेमनीज मतलब मैरिज करता है और वॉर करता है। दोज आर द टू, द फ्रांस एंड द स्पेन। इसको भूलिएगा नहीं, ये सारा लिटरेचर आपके साथ चलता हुआ चलेगा और ये नेशंस आपके साथ ऐड होते हुए चलेंगे। फ्रांस से हमारे पास स्टैंडर्ड लैंग्वेज आती है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो इंग्लैंड में, स्पेशली लंदन में, बिवेयर रहिएगा, इंग्लैंड में स्पेशली लंदन में डिप्लोमेट्स, पोएट्स, लिटरेरी पर्सोना और रॉयल्स बोलते थे। बिवेयर रहिएगा। इंग्लैंड की रिलीजियस लैंग्वेज है लैटिन, जो कि इटालिया से आती है। इंग्लैंड की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है वो है फ्रांस, जो कि फ्रांस से आती है। प्रिपेयर रहिएगा। इसके बाद आता है जर्मन। जर्मन को हम ट्राइबल वे पे कंसर्न करते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड को ट्राइब वे पे कंडक्ट किया। क्लियर स्टूडेंट्स? फाइन। इसके बाद अब आप समझिए, हमें ये जानना है कि ब्रिटेन का रोल क्या है। वेट दैट। नाउ सी स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन की कितनी कॉलोनीज थी जिनसे लिटरेचर बनता है और जो अलग अलग लिटरेचर में डिवाइड हो जाता है। कम दैट ब्रिटेन ने, now in history Britain has made 5 important colonies. In history Britain has made 5 important colonies. First of all we have America. The freeing year 1776, and that ये अमेरिका का फ्री ईयर है. Remember, the first colony of Britain that was America and it was free in 1776. The second colony was Australia, free in 1848. Clear? These are the colonies of Britain which will provide you the different literature for UGC net for your preparation, TGT, PGT, and even related to your academic concerns. Fine. Then we have India. (1947), then Africa, 1963, and after that Canada. We have 1984. So स्टूडेंट, ब्रिटेन का लिटरेचर स्टार्ट हुआ 3 कंट्रीज से, इटालिया, जर्मन एंड फ्रांस से. ब्रिटेन ने किन कंट्रीज को लिटरेचर प्रोवाइड किया? इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है वो अलग है. इंडिया जो है वो अलग है. इंडिया के पास खुद का अपना इतना लिटरेचर एनरिच्ड एंड फ्लरिश्ड था जिसको ब्रिटेन ने इम्प्रूव्ड नहीं किया. इट वाज ऑलरेडी इम्प्रूव्ड. हाँ, डिस्टिंग्विशनेस क्या आती है या इसके फीचर्स क्या आते हैं? इट वाज रिफॉर्म्ड, इट वाज रेनेसा, एंड इट हेल्प अ concern of intellectuality when the Britishers were here in India. Right? So the first literature which is categorized, आपका course which is according to the net. Britain की colonies, first America, freeing year 1776. Then we have Australia, freeing year 1848. Then we have India, 1947. Then Africa, 1963, and then Canada, 1984. These all one concern to the literature. Find that these all are concern to the literature. So this is your course for UGC net. Fine. Now we have Britain. We will start to study with 6th century. Fine students. हम वापस चलते हैं इंग्लैंड में और इंग्लैंड के इटालिया में. बट जब हमें पता चलता है कि इंग्लैंड में
एंटरटेनमेंट का पॉजिटिवनेस कैसे आया, उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि इंग्लैंड ने अपने आप को इंटरटेनमिक वे पे कैसे प्रेजेंट किया। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इंग्लैंड और इंडिया को कंपेयर करने पे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि इंडिया के पास अपने बहुत से कंसर्न्स थे। मतलब हमारे यहाँ ड्रामा जो था वो संस्कृत के बेस्ड पे था, रिमेंबर फाइंड। तो जितना भी लिखा जाता था इंटरटेनमिक वे पे वो संस्कृत के बेस पे था। हिंदुस्तान में 3 तरीके के ड्रामा लिखे जाते थे, एक लिखा जाता था डिवाइन, दूसरा लिखा जाता था लव और तीसरा लिखा जाता था वॉर। ध्यान रखिएगा, जो डिवाइन ड्रामाज होते थे वो सुबह के समय होते थे, उनका प्रेजेंटेशन जो होता था वो सुबह के समय होता था। ध्यान रखिएगा, द डिवाइन ड्रामाज आर यूज्ड टू बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ द मॉर्निंग बिकॉज दे वर डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टू द गॉड। सेकंड, the love dramas, they were used to be presented at the time of the noon or afternoon. Why that? Because they were related to the love. After that we have the war. Clear? The war dramas used to be presented at the time of evening. Remember that one. तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में लिटरेचर, इंडिया में जो ड्रामा आता है उसका कंसर्न क्या होता था, तो इंडिया में जो ड्रामा आता था उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, डिविनिटी में, लव में और वॉर में। ठीक है, जो हमारे डिवाइन ड्रामास होते थे वो सुबह होते थे, उसमें एक नरेटर जरूर होता था जो आप होते थे, जो आपको ये बताते हुए चलते थे कि कहानियों की श्रृंखला क्या चल रही है, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट। जब आप कालिदास को स्टडी करते हैं या वाल्मीकि को स्टडी करते हैं या आप जयदेव या कल्हड़ को स्टडी करते हैं, फाइन। उसके बाद फिर जो हमारे लव ड्रामास होते थे वो दोपहर के समय हो जाते थे और जो वॉर ड्रामास होते थे वो शाम के समय होते थे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप इंडियन लिटरेचर पे आते हैं या इंडियन को स्टडी करते हैं, इंडिया में हमारे पास जो कंसेप्ट्स होते थे वो माइथोलॉजी पे बेस्ड होते थे। किस पे बेस्ड होते थे? माइथोलॉजी पे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश ड्रामा एंड इंडियन ड्रामा in 6th century? The Indian dramas have a very concern which was related to the mythology. We have Mahabharat, we have Ramayana and we have Abhijat Shakuntala. जब आप इंग्लिश ड्रामा पे आते हैं तो इंग्लिश ड्रामा को हम 6th सेंचुरी से एक तरीके से स्टार्ट होता हुआ देखते हैं। आखिर लोग अपने आप को एंटरटेन कैसे करते थे, चलिए वापस आइए। एंटरटेन करने का सबसे बड़ा जो रूल आता है बिवेयर, वो हमारे पास आया इतालिया। क्लियर? जब हम इतालिया में पहुंचते हैं स्टूडेंट, तो इतालिया में हमारे पास निकलती है द बाइबल। फाइंड दैट बाइबल। Remember, the Bible was in लैटिन लैंग्वेज। आपसे पूछा जाता है कि बाइबल कहाँ से आती है, बाइबल आती है इतालिया से। बाइबल किस लैंग्वेज में थी? बाइबल लैटिन लैंग्वेज में थी। अब लैटिन लैंग्वेज से 2 पर्टिकुलर प्लेस निकलते हैं। हाउ दे आर, हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट प्लेस निकलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज मिरेकल प्लेस, second is mystery place। अब ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाता है लैटिन, so it is divided into 2 categories. We have the categories that is the miracle place and the mystery place. Now we have to understand that what is the meaning of miracle place. अगर आपको पूछा जाता है कि miracle place क्या है, तो इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए मिरेकल प्लेस जो है वो प्लेस हैं जिनको बाइबल में उन सेंट्स के ऊपर लिखा गया है जिन्होंने अपनी लाइफ में कॉमनर्स के लिए। अब आपसे पूछा जाता है कॉमनर्स क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आज तक इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कॉमन पब्लिक को, हमारे यहाँ पब्लिक बोलते हैं, वहाँ कॉमनर बोलते हैं, तो वो अपने पीपल को कॉमनर्स बोलते हैं। रिमेंबर फाइंड दैट, ध्यान रखिएगा। तो मिरेकल प्लेस वो प्लेस है जो कि बाइबल में उन कहानियों पर बेस्ड है जहां पर सेंट्स ने लोगों के या कॉमनर के भले के लिए अपनी लाइफ में कुछ मिरेकल्स किए। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल वी हैव साईं बाबा इन इंडिया, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है मिरेकल प्लेस क्या है, वेरी सिंपल, मिरेकल प्लेस आर दोस प्लेस व्हिच वाज इंडिकेटेड in Bible where some important saints who made some miracles for the welfare of commoners। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा।
आफ्टर दैट वी हैव मिस्ट्री प्लेस। अब मिस्ट्री प्लेस क्या है स्टूडेंट? मिस्ट्री प्लेस मिराकल का जस्ट अपोजिट है। मिस्ट्री प्लेस उस पर बेस्ड है जहां पर सोल्जर्स ने अपनी लाइफ को अपने देश के लिए सेक्रीफाई किया। फिर से सुन लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिराकल प्लेस एंड मिस्ट्री प्लेस? The miracle plays are those plays which are based on the life of those saints who committed some miracle for the welfare of the commoner. अब आपसे पूछा जाता है मिस्ट्री प्लेस क्या है? तो मिस्ट्री प्लेस वो प्लेस है, द प्लेस विच आर बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सोल्जर्स हु सैक्रिफाइड देयर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर नेशन। क्लियर? अब आपसे पूछा जाता है कि आखिर ये परफॉर्म कहाँ होते थे स्टूडेंट? ध्यान रखिएगा, इनका परफॉर्मिंग प्लेस क्या होता था? अगर आप लोगों ने कभी चर्च देखा होगा, हैव यू एवर बीन विजिटेड टू चर्च, देयर इज अ ओपन ग्राउंड व्हिच इज कॉल्ड पैरिश। ध्यान रखिएगा, इन चर्च देयर इज एन एनेक्स दैट इज कॉल्ड पैरिश। पैरिश वो जगह है जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक बैप्टाइजिंग, लाइक मैरिज और द अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो हमारा पता चलता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरिश क्या है? जो ये प्लेस होते थे 6th सेंचुरी में कहाँ परफॉर्म होते थे? तो हमारे पास एक वर्ड आता है पैरिश। पैरिश क्या है? पैरिश वो जगह है जहाँ पर, वो जगह है, चर्च का वो पार्ट है, ओपन ग्राउंड है जहाँ पर क्रिश्चियनिटी के रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं। क्लियर हो गया आपको? फाइन। सो वी हैव फर्स्ट पॉइंट इटालिया, then we have second point Bible, then we have third point Latin, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा लैटिन को। fine, then we have fourth point miracle, then we have 5 point mystery, then we have 6 point। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके परफॉर्मर्स कौन होते थे, मतलब एक्टर्स कौन होते थे? ध्यान रखिएगा, इनके एक्टर्स कौन होते थे? तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इनकी की पूरी एक चेन होती थी, दे हैव अ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? जो कि रिलीजियस प्लेसेस से या रिलीजियस मॉन्यूमेंट से जुड़ा हुआ होता था। हाउ दैट? देखिए इसको, सबसे पहले हमारे पास आता है पोप, बिवेर रहिएगा आप लोग। फिर हमारे पास आते हैं बिशप, फिर हमारे पास आते हैं प्रीस्ट। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फाइन दैट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है, सीरीज आपसे पूछी जा सकती है। फाइन। इसके बाद हमारे पास आते हैं कैलर्गी, फिर हमारे पास आते हैं पार्डनर। फाइन स्टूडेंट्स, सो वी हैव 1, we have 2, we have 3, we have 4 and we have 5। क्लियर? ये तो 5 थे, अब इनके भी आगे हम चलते हैं। सो बिशप, पार्टनर, प्रिस्ट, कलर्गी, देन वी हैव vicar and then menstrual। fine, so we have 1 2 3 4 5 6 bodies रिलेटेड टू दी चर्च। अब ध्यान रखिएगा, पोप कौन है? आपसे पूछा जाता है पोप कौन है, तो पोप इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द चर्च, नॉट ओनली द चर्च बट इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ क्रिश्चियनिटी। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रेजेंट में पोप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो रोम के वेटिकन सिटी से बिलोंग करते हैं। वो हर साल बैप्टाइजिंग प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं, जिसमें लाखों बच्चों को क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन, लेकिन जो केवल ऑस्पिशियस और बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं उन्हीं में से 5-6 को खुद अपने हाथों से पवित्र जल पिलाते हैं, जिसको हम बैप्टाइजिंग प्रोसीजर बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है बैप्टाइजिंग प्रोसीजर क्या है, तो बैप्टाइजिंग प्रोसीजर वो प्रोसीजर है जिसमें पोप जो होते हैं अपने हाथों से पवित्र जल जो है न्यू बॉर्न चाइल्ड के मुंह में गॉस्पेल करते हैं और फिर उसका
नेम रखा जाता है। क्लियर हो गया? फाइन। उसके बाद सेकंड पर्सन आते हैं हमारे पास बिशप। बिशप एक तरीके से आप ये समझ लीजिए हमारे यहाँ के ट्रस्टी होते हैं। फाइन। इसके बाद आए प्रीस्ट, यू नो दैट, पूजा करने वाले आ गए। फिर आ गए केलर्गी। अच्छा स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है केलर्गी कौन है? ध्यान रखो, केलर्गी जो वो लोग होते हैं जो शहरों में घूम घूम कर हमें प्रवचन सुनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इफ यू आर आस्क्ड दैट हु इज केलर्गी, तो केलर्गी वो लोग हैं जो शहरों में घूम घूम कर प्रवचन देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, मतलब ब्रिटिश लिटरेचर में, किसके पापा केलर्गी थे? कभी कभी क्या होता है, द क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड दैट व्हाट एंड हु, what was the occupation of a particular poet's father or particular poet's siblings। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है who is the father of Kalergi in British literature, so we have 18th century very very famous ऑटोबायोग्राफर। ध्यान रखिएगा 18वीं शताब्दी की हमारे पास बेहद फेमस एक ऑटोबायोग्राफर आती हैं जिनका नाम है शार्लेट ब्रेनेट, जिनका नाम है शार्लेट ब्रेनेट। फाइन। ध्यान रखिएगा ये बेहद इंपॉर्टेंट फीमेल राइटर हैं। ये जेन ऑस्टिन को, क्रिस्टीना रोसेट को, एमिलिया डिकिंसन को सबको क्रॉस आउट करती हैं। इनकी दो सिस्टर और हैं जिनका नाम है एमिली ब्रेनेट और उनका नाम है एन्ने ब्रेनेट। दे आर ऑल्सो द राइटर ऑफ इंग्लिश, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन ब्रिटिश लिटरेचर में किसके पापा जो है, किस राइटर के पापा जो है वो कलर्गी हैं, आपके पास ऑप्शंस आते हैं एस.टी. कॉलिंस, आपके पास ऑप्शन आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो, आपके पास ऑप्शन आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, आपके पास ऑप्शन आते हैं शार्लेट ब्रेनेट। सो द शार्लेट ब्रेनेट फादर वाज कलर्गी। क्लियर है? अब क्वेश्चन का एक क्लियरेंस मैं आपको दे देती हूँ कि शार्लेट ब्रेनेट ने लिखा क्या था। शार्लेट ब्रेनेट ने लिखा था जेन एयर। फाइन। ये क्वेश्चन नेट में काफी बार पूछा जाता है कि शार्लेट ब्रेनेट ने क्या लिखा है। जेन एयर इज रिटन बाय होम, द जेन एयर इज रिटन बाय शार्लेट ब्रेनेट। फाइन दैट। और इस एयर का प्रोनाउंसिएशन क्या है? इस एयर का प्रोनाउंसिएशन है AIR। Remember, this question is mostly asked by UGC NET. Most prominent universities used to ask this question in their DPhil examination and MPhil examination, and even it is used to be asked in Viva. Remember? तो आपसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा, Pope, the supreme body, then we have the bishop, then we have the priest, then who is the clergy, and then the clergy is the person who used to preach in the city while roaming around. Clear? Next, the question you have, whose father is the clergy in British literature? So the option we have, that is Charlotte Burnett, the very famous writer of Jane Eyre. And what is the pronunciation of A-Y-R-E-Y-R-E? The pronunciation is A-I-R. Remember. Clear, student? Then we have partner. Now who is partner? The who is partner? The partner is a particular person. अगर आपसे पूछा जाता है पार्टनर कौन है, तो पार्टनर वो पर्सन है जो घूम घूम के गाँव में लेक्चर दिया करते थे। ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कलर्गी कौन है? कलर्गी वो है जो शहरों में घूम घूम कर लेक्चर देते थे, बाइबल की प्रीचिंग्स देते थे, या किसी चौक पे खड़े हो जाते थे, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके प्रीचिंग देते थे। फिर आपसे पूछा जाता है कि हमारे ये कौन है, पार्टनर कौन है? तो पार्टनर हमें पता चलता है कि ये लोग जो हैं ये गांव में जाते थे और वहां पर, या छोटे छोटे कस्बों में जाते थे, वहां जाके लेक्चर देते थे। क्लियर? अब आपसे पूछा जाता है विकेर कौन है स्टूडेंट? विकेर वो है जो गांवों में जाकर लेक्चर देते थे, बाइबल टीचिंग्स देते थे। विकेर आर दोज पीपल और दोज चर्च पर्सोना हु यूज्ड टू बी गेट लेक्चर ओवर बाइबल और द बाइबल कंसर्न। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसके पापा इंग्लिश लिटरेचर में विकेर थे? नाउ द क्वेश्चन इज देयर, हुज फादर वाज द विकेर इन ब्रिटिश लिटरेचर? आपके पास ऑप्शंस आते हैं, इनको हम रोमांटिसिज्म के पोएट से गेन करते हैं। फाइंड दैट। हमारे पास पहले एल्डर जनरेशन आती है जिसमें से हम निकालते हैं। द फर्स्ट इज विलियम वर्ड्सवर्थ, देन वी हैव रॉबर्ट साउदे, then we have S.T. Coleridge, and then we have
चार्ल्स लैम्ब। फिर से सुन लीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि विकेर जो है किसके पापा का ऑक्यूपेशन है 19th सेंचुरी रोमांटिसिज्म में, आपके पास ऑप्शंस आते हैं 4 इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट एंड द वेरी कैरेक्टरिस्टिक writer and the poet of romanticism. So the options we have, those are, the first is William Wordsworth, the second is Robert Southey, the third is S.T. Collins, and the fourth is Charles Lamb. So the right answer goes to the S.T. Collins. S.T. Collins के पापा विकेर थे। क्लियर? अब बच्चों हमारे पास, स्टूडेंट्स हमारे पास आता है मिंस्ट्रेल किसे कहते हैं। मिंस्ट्रेल वो पर्सन होते हैं जिसे आप हिंदी में हम मलंग बोलते हैं ना, घूम घूम के गाना गाते रहते हैं, भगवान को सुनाते रहते हैं, पर उनको हम मिंस्ट्रेल बोलते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आता है स्कॉटिश लिटरेचर में मिंस्ट्रेल कौन पोएट है। ध्यान रखिएगा, स्कॉटिश लिटरेचर में मिंस्ट्रेल कौन है। तो स्कॉटिश लिटरेचर में जिन्हें हम स्कॉटिश मैकर भी बोलते हैं, स्कॉटिश मैक्रन्स भी बोलते हैं, उनमें एक पोएट आते हैं जो कि ब्लाइंड थे, उनको हम बोलते हैं हेनरी द मिंस्ट्रेल। ध्यान रखिएगा, हमारे पास हेनरी द मिंस्ट्रेल। ओवरऑल स्टूडेंट एक बार फिर से आप इसका रिव्यू लीजिए, व्हाट इज द रिव्यूज देयर। ध्यान रखिएगा, वी हैव ब्रिटेन, फाइंड दैट Britain has 5 particular colonies which were freed to the Britain. First of all, America 1776, then we have Australia 1848, then we have India 1947, then we have Africa 1963, and then we have Canada 1984. लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जिनकी लास्ट ईयर डिवाइस हुई थी, वो किन 3 नेशंस की लीगल रूलर थी, तो आप ध्यान रखिएगा जिन 3 नेशन को उन्होंने कवर अप किया था, दैट इज किया है, ध्यान रखें, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, दैट इज कनाडा एंड दैट इज न्यूजीलैंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है यूजीसी नेट या किसी वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जितना यूजीसी नेट का रिटर्न इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा उसका वाइवा इंपॉर्टेंट है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्फ बिफोर आवर वाइवा, while appearing in our viva we must know that how we have to utilize our background and how we have to utilize our knowledge apart to our writing. Fine. तो अब ध्यान रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाता है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड who was recently died, फाइन, इन लास्ट ईयर, उनके अंडर में 3 कौन से इंपॉर्टेंट नेशंस आते थे या आते हैं। आपको ऑप्शंस आता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। तो ये राइट आंसर है जो अभी भी ब्रिटेन का लीगल नेशनल कंसर्न है, ध्यान रखिएगा। फाइन, देन वी हैव व्हाट इज 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी में हम इतालिया को कंसर्न करते हैं क्योंकि इंग्लैंड का रिलीजियस लिटरेचर स्टैंड अप करता है। इसमें बाइबल निकल के आती है, बाइबल लैटिन में थी, इस लैटिन वर्ड को भूले से मत भूलिएगा क्योंकि यही आपको जॉन विक्लिफ पे पहुंचाएगी जिन्होंने लैटिन से इंग्लिश को बाइबल को वर्नाकुलर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और पूरे इंग्लैंड को एक रिफॉर्मेशन दिया था। अच्छा, फिर ध्यान रखिएगा, उस समय जो प्लेस थे वो कौन से 2 प्लेस थे, प्लेस थे मिरेकल प्लेस एंड मिस्ट्री प्लेस, जो बाइबल में ही इंडिकेटेड है। मिरेकल प्लेस वो प्लेस हैं जो कि which are based on the life of saints who have committed miracles for the welfare of the commoner, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ चमत्कार किए साधारण लोगों के भले के लिए। उसके बाद मिस्ट्री प्लेस क्या है, मिस्ट्री प्लेस वो प्लेस हैं which are based on the life of soldiers who sacrificed their lives for the welfare of their nation. तो मिस्ट्री प्लेस वो प्लेस है जहाँ पर सोल्जर्स ने अपनी लाइफ को अपने देश के लिए सेक्रीफाई कर दिया। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये परफॉर्म कहाँ होते थे प्लेस, तो हमें पता चलता है ये प्लेस पेरिस में परफॉर्म होते थे। तो पेरिस क्या है, पेरिस इज एन ओपन ग्राउंड ऑफ चर्च वेयर द रिचुअल सेरेमनीज ऑफ क्रिश्चियनिटी आर टू बी परफॉर्म। इसके बाद आते हैं हु आर द चर्च बॉडीज। द चर्च बॉडीज आर पोप, बिशप, प्रीस्ट, क्लेर्गी, पार्टनर, मिनिस्ट्री, विकेर एंड मिनिस्ट्री, Pope, the supreme body. Then we have the bishop. The bishop is that person who used to
ट्रस्टी लाइक इन आवर रिलीजन। फिर इसके बाद हमारे पास आए प्रीस्ट। प्रीस्ट आप जानते हैं पूजा करने वाले हैं। फिर हमारे पास आते हैं कलरगी। कलरगी कौन है? जो शहरों में चौक में खड़े होकर या शहरों में घूम घूम पर रिलीजियस प्रीचिंग देते थे बाइबल की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलरगी किसके पापा थे, तो हमें पता चलता है 18th सेंचुरी में इंग्लिश लिटरेचर की बेहद महान फीमेल राइटर जिनको हम शार्लेट ब्रेनेट के नाम से जानते हैं, उन्होंने जेन एयर लिखी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी विच वॉज रिटन बाय हर एंड इट्स अ लैंडमार्क ऑफ हर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। उनके पापा जो थे वो कलरगी थे। शार्लेट ब्रेनेट ने लिखी जेन एयर। जेन एयर का जो एयर है EYRE, उसको हम प्रोनाउंस कैसे कहते हैं? AIR से। फाइन। इसके बाद हमसे पूछा जाता है विकेयर कौन है, पार्टनर कौन है, सॉरी पार्टनर जो है हमारे वो पर्सन है जो कि टाउन वाउन वगैरह में घूम के लेक्चर दिया करते थे। फिर आपसे पूछा जाता है विकेयर कौन है? विकेयर है जो गांव में घूम घूम के लेक्चर देते थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकेयर किसके पापा थे ब्रिटिश लिटरेचर में, तो हमें पता चलता है कि रोमांटिसिज्म के सबसे महान इमेजिनरी पोएट, एनिमल लवर पोएट एंड द जर्मन साइकोलॉजी को कंडक्ट करने वाले, ध्यान रखिएगा, वो है S.T. कॉलिन्स। इनके पापा विकेयर थे। फिर आपसे पूछा जाता है मिन्स्ट्रेल क्या होता है? मिन्स्ट्रेल वो है जो घूम घूम के गाना गाते थे लाइक मलंग्स। अब आपसे पूछा जाता है कि मिन्स्ट्रेल इंग्लिश लिटरेचर में कहाँ से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो हमें पता चलता है स्कॉटिश लिटरेचर में, जिसको हम स्कॉटिश मैकर्स भी बोलते हैं, मैकेरियन भी बोलते हैं। उनमें हमारे पास एक पोइट आते हैं जिनका नाम है हेनरी द ब्लाइंड। ही वॉज ए मिन्स्ट्रेल। क्लियर? फाइंड दैट। So now, what we have? So, try to understand or to do write down those important aspects. इसमें से आपके कम से कम 12 क्वेश्चंस रेडी हो गए हैं। ये जो आपका प्रेजेंटेशन आया है इसमें 12 क्वेश्चन आर फॉर UGC नेट फॉर एनीथिंग। तो स्टूडेंट बैक टू दी प्लेस। फाइन। अब हम आपसे पूछा जाता है कि कैरेक्टर्स कौन परफॉर्म करते थे, तो कैरेक्टर्स हमें पता चलता है कि बिशप परफॉर्म करते थे, प्रीस्ट परफॉर्म करते थे। अब आपसे पूछा जाता है कि इसको देखने वाले कौन थे। क्वेश्चन आता है हु वर द ऑडियंस ऑफ मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस। क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन प्लेस को देखने वाले कौन होते थे, तो स्टूडेंट इतना ध्यान रखिएगा, इन प्लेस को देखने वाले सिर्फ कॉमनर्स होते थे। रॉयल्स वर नॉट देयर। रॉयल्स वहाँ कभी नहीं जाते थे। दे वर नेवर गॉन आउट टू देयर पैलेस टू मेक आउट देमसेल्फ एज द ऑडियंस इन द प्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉमनर। फाइन। इस चीज को आप इंडिया में नोट करके भी रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ऑडियंस जो हमारे पास आती है, जो मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस को देखती है ब्रिटिश लिटरेचर में 6th सेंचुरी में, फाइन 6 to 10 सेंचुरी में, उसमें क्या ऑडियंस में रॉयल्स भी आते थे? नो, द रॉयल्स वर नॉट देयर। हु वर द ऑडियंस? द ऑडियंस वाज कॉमन।
ये ऑडियंस जो आपके पास आती है वो है कॉमनर। फाइन, क्लियर? आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्लेस दिखाए जाते थे इनमें स्टूडेंट क्या होता था, जब कॉमनर होते थे और प्लेस जो होते थे वो लैटिन में होते थे, दे वर नॉट इन इंग्लिश, फाइंड दैट। तो ये हमें यही नहीं बता पाते थे कि क्या रियलिटी नहीं है, फाइंड दैट। यहीं से करप्शन का पॉइंट स्टार्ट होता है, हाउ द करप्शन इज स्टार्टेड इन इंग्लैंड विद देयर द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेस वॉज इट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लैंड में करप्शन का सोर्स कहाँ से आता है, डायरेक्टली करप्शन का सोर्स आता है चर्च से। बिवेयर, फाइंड दैट। हमारे पास चर्च से करप्शन का सोर्स आता है। अब आप क्वेश्चन पूछिए कैसे आता है, तो हमें पता चलता है दैट द बाइबल वाज इन लैटिन। किस में थी? लैटिन में थी। व्हेन इट वाज इन लैटिन इट वाज कंप्लीटली आउट टू द रीच ऑफ कॉमनर्स, दे वर नॉट नोइंग दैट हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन इन बाइबल। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चर्च था वो सोल सोर्स ऑफ करप्शन क्यों था, जो वहाँ पे पैसा जाता था वो कहाँ यूज़ हो जाता था, किधर चला जाता था, किस तरीके से लोगों को करप्शन के नाम पे बाइबल के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता था। रीज़न था द बाइबल वॉज इन लैटिन, ठीक है ना। जब बाइबल लैटिन में थी सो इट वॉज कम्प्लीटली आउट टू द रीच ऑफ द कॉमनर। तो जब मुझे लैटिन नहीं आती तो मुझे क्या पता कि क्या लिखा हुआ है, पर हाँ, तो इंटरटेनमेंट के बेस पे गए, हम नाटक को देखा है, उसके बाद हमें पता ही नहीं चला कि क्या सीख आई क्या सीख नहीं, वी जस्ट एंटरटेन्ड आवरसेल्फ, रिमेंबर दैट। इस चर्च से हमें एक चीज़ और कंडक्ट पता चलती है, जो रॉयल्स और चर्च थे वो एक दूसरे के बहुत बड़े क्या कहते हैं फ्रेंडशिप पर थे। अगर चर्च कुछ रॉन्ग करता था तो रॉयल कुछ नहीं बोलते थे, रॉयल कुछ रॉन्ग करता था तो चर्च कुछ नहीं बोलते थे। सो दे वर वेरी इंडल्ज in a deep relationship with how they have to gone through with their wrong deeds, right? इस चीज को ध्यान रखिएगा। So we have church, spectator were commoner. Clear हो गया आपको? We have now 10th century. 10th century में अब हम एक नए पॉइंट से इंट्रोड्यूस होंगे जिनका नाम है एवरीमैन प्ले, या जिसका नाम है मोरालिटी प्ले। ध्यान रखिएगा, 10th सेंचुरी में हम एक नए प्ले से इंट्रोड्यूस होंगे जिसका नाम है मोरालिटी प्ले। ध्यान रखिएगा, फाइन। अब बहुत ध्यान से आप सुनिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि मिस्ट्री प्लेस और मिराकल प्लेस को देखने वाले कौन थे, सो दे जस्ट वर कॉमनर्स, नो रॉयल्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि मॉरलिटी प्ले को देखने वाले कौन थे, तो अब मॉरलिटी प्ले का मतलब है एवरी मैन प्ले। ध्यान रखिएगा, मॉरलिटी प्ले का मतलब है एवरी मैन प्ले। फाइन, एवरी मैन प्ले का मतलब क्या होता है, जहां पर सोसाइटी का हर सेक्शन का जो पीपल होगा वो जाएगा देखने। इट मींस नॉट ओनली द रॉयल सॉरी कॉमनर्स बट आल्सो द रॉयल्स एंड द नोबलर्स वर अलाउड टू सी दैट वन। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि सोसाइटी के कितने सेक्शंस होते हैं। सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। पहला आता है रॉयल्स, फिर आते हैं नोबल्स, फिर आते हैं द कॉमनर्स। क्लियर? तो कॉमनर से ही लाइफ की स्टार्ट होती है। अगर आप देखें ना तो रियल में जो हमारे पास एस्पेक्ट्स आते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव्स आते हैं एंड द कंसेक्यूटिव्स वी यूज्ड टू बी गेन, दैट इज स्टार्टेड टू दी कॉमन लाइफ। क्लियर? क्योंकि रॉयल्स तो एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ में चलते थे, नोबलर्स की एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ है। किसकी ओपन लाइफ होती थी एंड एडजॉइनिंग लाइफ होती थी, दैट वाज गोइंग टू दी कॉमनर्स। मोरालिटी प्ले का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा। मोरालिटी प्ले का मतलब है वेयर यू आर लर्निंग सम मॉरल्स with the help of presentation of any particular play. If you are asked that what is the meaning of morality, अगर आपसे पूछा जाता है कि morality का मतलब क्या है, तो morality का मतलब है आप किसी नाटक के थ्रू morals सीख रहे हैं जिनको आप अपनी डेली या सोशल लाइफ में कवर अप करेंगे। वो एंटरटेनमेंट नहीं है, रिमेंबर दैट वन। मिराकल प्ले जो है और मिस्ट्री प्ले है वो एंटरटेनमेंट प्लेस है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट एंटरटेनमेंट प्लेस इन ब्रिटिश लिटरेचर ड्यूरिंग 6th सेंचुरी, तो आपके पास आंसर आता है मिराकल प्लेस एंड मिस्ट्री प्ले। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है इन 10th सेंचुरी वी फेस विद अ न्यू फीचर ऑफ प्ले दैट इज कॉल्ड मोरालिटी प्ले। तो मोरालिटी प्ले का मतलब क्या है? मोरालिटी प्ले का मतलब है हमें उससे मॉरल्स लेने हैं। मोरालिटी प्ले को देखने वाले कौन थे? मोरालिटी प्ले को देखने वाले जो आते हैं वो 3 सेक्शन ऑफ सोसाइटी आते हैं। हु? द रॉयल्स, द नोबलर्स was
and the commoners. Clear? आप एवरी मैन प्ले का मतलब समझिए। एवरी मैन प्ले को हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला होता है वॉइस, दूसरा होता है वर्चू। बहुत ध्यान रखिएगा, पहला होता है वॉइस और दूसरा होता है वर्चू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन हाउ मेनी पार्ट्स द मोरालिटी प्ले इज डिवाइडेड, तो मोरालिटी प्ले इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज वॉइस एंड द सेकंड इज वर्चू। द फर्स्ट इज वॉइस, is virtue and the second is voice. क्लियर? ये दो फीचर्स जो है आपको मोरालिटी प्ले में मिलेंगे। अब इनको दिखाया कैसे जाता था स्टूडेंट? इनको पर्सोनिफाइड कर दिया जाता था। दे वर पर्सोनिफाइड। अब आप समझिए पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जहां पर हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, जहां पर हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन जेस्चर्स, ह्यूमन पोस्चर्स, ह्यूमन वॉइस ट्रांसफर कर देते हैं। इट्स अ लिटरेरी डिवाइस एंड पोएटिक डिवाइस। If you are asked that what is personification, personification is a poetic and literary device under which the human traits, human gestures, human postures, human voices, human emotions and human feelings are transferred to the non-living things. जैसे कि आपने जंगल बुक देखी, उसमें बगीरा को आपने देखा, ही इज स्पीकिंग इन ह्यूमन वॉइस। आप विष्णु शर्मा की जब पंचतंत्र को पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, जब विष्णु शर्मा की आप पंचतंत्र को पढ़ते हैं, इनफैक्ट वो एक फेबल है, लेकिन जितनी भी कहानियां हैं वहाँ पे हमें एनिमल्स को बोलते हुए दिखाया गया, पेड़ के थ्रू बोलते हुए दिखाया गया, नदी को बोलते हुए दिखाया गया। अगर एक सिंपल ऑब्जेक्ट, सिंपल सपोज कीजिए पेन है, और ये भी ह्यूमन फीचर्स को फॉलो कर रहा है, ये बोल रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, सो इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो मोरालिटी प्ले में हमारे पास दो पर्सन आते थे, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आते थे। एक वॉइस वर्च्यू बन जाता था, मतलब गुड, ट्रांसफॉर्म इनटू गुड, और दूसरा ट्रांसफॉर्म इनटू बैड। वॉइस का मतलब होता है बैड। अब ये आपको ये एनकरेज करते थे, द वर्च्यू वाज देयर टू फॉलो और टू एनकरेज यू टू फॉलो द गुड वर्क्स और द गुड डीड्स इन योर लाइफ। दूसरी ओर जब वॉइस आता था तो आपको ये एनकरेज करता था कि आप रॉन्ग पाथ पे जाए। क्लियर? इसी चीज को हम मोरालिटी प्ले बोलते हैं। ओवरऑल मोरालिटी प्ले के 5 फीचर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एवरी मैन प्ले भी बोला जाता है। एवरी मैन प्ले का मतलब होता है जहाँ पे 3 सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसे देख रहे हैं। व्हाट आर द 3 सेक्शन ऑफ सोसाइटी? रॉयल्स, देन नोबल्स एंड द कॉमनर्स। फिर आप फोर्थ पॉइंट पर इस पर सुनिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था, वर्च्यू एंड वॉइस में। अब इस वर्च्यू वॉइस को क्या किया जाता था? पर्सोनिफाइड कर दिया जाता था। पर्सोनिफाइड क्या होता है? जहाँ पर लिविंग्स और नॉन लिविंग ट्रेट्स को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, रिवर्स को, पेन को, फैन को, ह्यूमन इमोशंस, फीचर्स और ट्रेट्स या इस वॉइसेस जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफाइड। इसी मोरालिटी प्ले को लेकर 16th सेंचुरी में हमारे पास फादर ऑफ ट्रेजेडी आते हैं। इसी मोरालिटी प्ले के कंसेप्ट को लेकर 16th सेंचुरी में इन 16th सेंचुरी हमारे पास फादर ऑफ ट्रेजेडी आते हैं। मैं आपको बता दूं फादर ऑफ ट्रेजेडी किसे कहते हैं? फादर ऑफ ट्रेजेडी कहते हैं क्रिस्टोफर मार्लोव को। फादर ऑफ ट्रेजेडी इज कॉल्ड क्रिस्टोफर मार्लोव इन इंग्लिश लिटरेचर। अब उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है और ये पॉइंट यहाँ पे क्यों आया? उन्होंने इस मोरालिटी प्ले को, जो कि 10th सेंचुरी में आया था, उसके कंसेप्ट को लेकर 16th सेंचुरी में लिखा। डॉक्टर फॉस्टस। क्या लिखा? डॉक्टर फॉस्टस। अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर फॉस्टस की रूट क्या है, तो डॉक्टर फॉस्टस की रूट है मोरालिटी प्ले या एवरी मैन प्ले। अब आपसे पूछा जाता है कि एवरी मैन प्ले को मॉडिफिकेटेड या मॉडर्नाइज किसने किया, तो एवरी मैन प्ले को मॉडिफिकेटेड और मॉडर्नाइज करने वाले हैं 16th सेंचुरी के द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट रिनाउंड राइटर क्रिस्टोफर मार्लोव
जिन्हें हम फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहते हैं. सो डॉक्टर फॉस्टस वॉज रिटन बाय क्रिस्टोफर क्लियर. सो डॉक्टर फॉस्टस इज ऑल्सो अ मॉरलिटी प्ले एंड एवरीमैन प्ले. अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर फॉस्टस क्या है, डॉक्टर फॉस्टस एक एवरीमैन प्ले है, और डॉक्टर फॉस्टस क्या है, मॉरलिटी प्ले है. सो स्टूडेंट वी हैव द क्वेश्चन इज देयर. हम इसका एक बार ओवरऑल रिव्यू ले लेते हैं. व्हाट इज दैट? Who were the audiences in mystery plays? Remember, miracle plays and mystery plays. Miracle plays और mystery plays को देखने वाले कौन थे? The commoners. Remember, find that no royals, no nobles were interested to see in such type of plays, to see and to be present themselves in public places. After that, we have what was the church? Church was the sole source of corruption. Church was the sole source of corruption. Why it was the sole source of corruption? Because the Bible was in Latin, and when the Bible was in Latin, it was out of the reach of the commoners. जब हम मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती तो मैं उस चीज़ को समझूंगी क्या? So जो भी कहा जा रहा है वो फॉलो किया जा रहा है. आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है कि 10th सेंचुरी में हमारे पास एक नया फीचर आता है प्ले का, जिसे कहते हैं हम मोरालिटी प्ले. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरीमैन प्ले. Everyman play was divided into two categories, that was vice and virtue, and it was for the all section of the society. It means the nobles, the royals, and the commoners were the spectator of this kind of play. Right? How they were presented, they were personified, and when they were personified, the virtue was indicating you towards the wrong path, and the virtue was indicating you towards the right path, and the voice was indicating you towards the wrong path. Taking this concept, इसी concept को लेकर 16th century में the Dr. Faustus was jotted. Dr. Faustus को लिखा गया, and who is the writer? The writer is Christopher Morley.